ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर में हम इवान पावलोव और उनके एसोसिएटिव लर्निंग यानी साहचर्य अधिगम के विज्ञान को गहराई से समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो इंसानी दिमाग और व्यवहार के कई छुपे हुए रहस्यों को खोलता है। और हाँ, इस पूरे विश्लेषण में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम पावलोव की हिस्ट्री और उनके पब्लिकेशंस को देखेंगे। फिर हम उनकी कोर थ्योरी और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डीकोड करेंगे। इसके बाद क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच का अंतर समझेंगे और अंत में देखेंगे इसके मॉडर्न इम्प्लीकेशंस। सिंपल, राइट? तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, हिस्ट्री एंड पब्लिकेशंस फ्रॉम द सेमिनरी टू द नोबेल प्राइज। इवान पावलोव की कहानी काफी दिलचस्प है। 1849 में रूस के रियाजान शहर में उनका जन्म हुआ। शुरुआत में तो वो एक धार्मिक सेमिनरी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर एक साइंस की किताब ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और वो फिजियोलॉजी की तरफ मुड़ गए। 1890 तक आते आते उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी खुद की एक शानदार लेबोरेटरी बना ली थी। यहीं पर उन्होंने अपनी बेहतरीन सर्जिकल स्किल्स का इस्तेमाल किया और पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो काम शुरू किया, जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। और उनके इस सफर में कई बड़े माइलस्टोन्स आए। 1897 में उन्होंने लेक्चर्स ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम पब्लिश की, जिसने उन्हें रातों रात इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर कर दिया। फिर आया 1904, जब उन्हें फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला। सोचिए, किसी भी रूसी वैज्ञानिक के लिए ये पहला नोबेल था। इसके बहुत बाद 1927 में उनकी मास्टरपीस कंडीशन रिफ्लेक्सेस पब्लिश हुई, जिसने मनोविज्ञान की नींव ही हिला दी। लेकिन देखिए, ये सब इतना आसान नहीं था। पावलोव का सोवियत सरकार के साथ रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ था। उस वक्त राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा था। शुरुआत में पावलोव ने कम्युनिस्ट सरकार के प्रयोगों का खुलकर विरोध किया, यहाँ तक कह दिया कि वो इस सरकार के लिए एक मेंढक की टांग भी कुर्बान न करे। लेकिन जब सोवियत स्टेट ने विज्ञान की अहमियत समझी और पावलोव की रिसर्च को खुलकर फंड करना शुरू किया, तो उन्होंने भी प्रैक्टिकल होकर इस सपोर्ट को अपनी रिसर्च के लिए स्वीकार कर लिया। दुनिया भर में उनकी कितनी इज्जत थी, ये मशहूर लेखक H.G. वेल्स के इन शब्दों से पता चलता है। उन्होंने कहा था, एक ऐसा तारा जो दुनिया को रोशन करता है, एक ऐसे दृश्य के ऊपर चमकता है जिसे पहले कभी नहीं खोजा गया। और सच में पावलोव की खोज ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल दिया। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द कोर थ्योरी, सॉल्विंग द मिस्ट्रीज ऑफ साइकिक सीक्रीशंस। ये किसी डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है। तो आखिर ये क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक अचेतन प्रक्रिया है, यानी अनकॉन्शियस लर्निंग प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि हमारी एक नेचुरल ऑटोमेटिक प्रक्रिया किसी ऐसे न्यूट्रल सिग्नल से जुड़ जाती है जिसका पहले कोई मतलब नहीं होता था। पावलोव ने अपनी लैब में एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उनके कुत्ते खाना देखकर नहीं, बल्कि खाना लाने वाले असिस्टेंट के कदमों की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे थे। और बस इसी छोटे से ऑब्जर्वेशन ने विज्ञान में एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। इस पूरी प्रोसेस को हम 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 है अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस या यूएस, जैसे कि खाना, जिसे देखकर नेचुरली मुंह में पानी आता है। स्टेप 2 है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स यानी यूआर, जैसे खाने को देखकर लार का आना। अब आता है स्टेप 3, कंडीशन्ड स्टिम्युलस या सीएस, जो कि एक न्यूट्रल संकेत है, जैसे एक घंटी की आवाज। और फाइनली स्टेप 4 है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या सीआर, जहां कुत्ता सिर्फ घंटे की आवाज सुनकर ही लार टपकाना सीख जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी लर्निंग में कितना टाइम लगता है। वो नंबर है 20। रिसर्च बताती है कि कुत्तों के दिमाग में घंटी और खाने के बीच ये पक्का कनेक्शन बनाने के लिए पावलोव को लगभग 20 बार घंटी के साथ खाना देना पड़ा। ये हमें रेपिटेशन यानी दोहराव की असली ताकत दिखाता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इस पूरी प्रक्रिया में टाइमिंग कितनी जरूरी है। न्यूट्रल स्टिम्युलस यानी घंटी को नेचुरल स्टिम्युलस यानी भोजन से ठीक पहले पेश करना होता है। जब ये टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है ना, तो ये जीव के दिमाग और मेमोरी में एक गहरा लास्टिंग ट्रेस छोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, द रूल्स ऑफ कंडीशन बिहेवियर। आइए देखते हैं कि ये सीखी हुई आदतें कैसे काम करती हैं।
कंडीशनिंग के 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला है एक्विजिशन यानी अर्जन, ये वो फेज है जब कनेक्शन पहली बार बनता है। दूसरा है एक्सटिंक्शन या विलुप्त होना। मान लीजिए अगर घंटे बार बार बजे लेकिन खाना ना आए तो धीरे धीरे लाराने का रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। तीसरा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब जब विलुप्त हो चुका रिस्पॉन्स अचानक से वापस आ जाए। और चौथा है जनरलाइजेशन, जब कोई जीव मिलती जुलती आवाज़ों या चीज़ों पर भी सेम रिएक्शन देता है। याद रखने वाली बात यह है कि एक कंडीशन रिफ्लेक्स दिमाग से कभी भी पूरी तरह इरेज नहीं होता, वो बस कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है। अब ये सब सिर्फ कुत्तों तक लिमिटेड नहीं है, इंसानों पर भी इसका असर होता है। 1920 का बहुत ही फेमस लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इसका सबूत है, जिसे वॉटसन और रेनर ने किया था। उन्होंने 9 महीने के एक छोटे बच्चे को एक सफ़ेद चूहे से डरना सिखाया। कैसे? हर बार चूहा दिखने पर एक बहुत ही तेज और डरावनी आवाज़ करके। धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में चूहे और उस डरावनी आवाज़ के बीच एक गहरा डर बैठ गया। आज के समय में देखें तो एथिक्स के हिसाब से इस प्रयोग की काफ़ी आलोचना होती है, लेकिन उस समय इसने मनोविज्ञान की एक बड़ी बात साबित की थी। और इसी एक्सपेरिमेंट से जनरलाइजेशन का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ आता है। इनिशियल कंडीशनिंग तो सिर्फ एक सफ़ेद चूहे से डरने की थी, राइट? लेकिन कुछ ही समय बाद स्टिम्युलस जनरलाइजेशन हो गया। वो छोटा बच्चा सिर्फ उस चूहे से नहीं बल्कि खरगोश, कुत्ते और यहाँ तक कि एक सांता क्लॉज के मास्क से भी डरने लगा। ये दिखाता है कि हमारी सीखी हुई कंडीशन्ड रिस्पॉन्स कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस वर्सेस वॉलंटरी चॉइसेस। सो द क्रूशियल पॉइंट इज पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग और बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में जीव की प्रतिक्रिया इनवॉलंटरी यानी ऑटोमेटिक होती है, जैसे लार टपकाना, लेकिन स्किनर के प्रयोगों में जो एक्शन होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, जो किसी गोल या लक्ष्य के लिए किए जाते हैं। लर्निंग का तरीका भी अलग है। पावलोव 2 स्टिमुलस को आपस में जोड़ते हैं, जबकि स्किनर किसी भी बिहेवियर को उसके नतीजों यानी कॉन्सिक्वेंसेस से जोड़ते हैं। टाइमिंग की बात करें तो क्लासिकल में स्टिमुलस रिस्पॉन्स से पहले आता है और ऑपरेंट में नतीजा आपके एक्शन के बाद आता है। हालांकि इन दोनों थियरीज का फोकस बिल्कुल अलग था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएफ स्किनर के मन में पावलोव के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। स्किनर ने खुद कहा था कि पावलोव की असली अहमियत उनके कठोर प्रयोगों और बहुत ही केयरफुल डेटा कलेक्शन के तरीके में है। ये साबित करता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में भले ही थियरी अलग हो, लेकिन शानदार रिसर्च की हमेशा कद्र होती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मॉडर्न इम्प्लीकेशंस फ्रॉम फोबियाज टू कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए देखते हैं कि आज की दुनिया में ये थ्योरी कैसे लागू होती है। 1950s के दशक में जोसेफ वोल्प नाम के साइकोलॉजिस्ट ने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी बनाई थी, जो दरअसल एक्सटिंक्शन के सिद्धांत पर ही काम करती है। एजुकेशन के फील्ड में भी इसका खूब यूज होता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम से बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी टेस्ट एंजाइटी है, तो इसी सिद्धांत का यूज करके उन्हें धीरे धीरे रिलैक्स करना सिखाया जाता है। सेफ माहौल में मॉक टेस्ट दिलाकर उनके उस डर को अनलर्न करवाया जाता है ना कमाल की चीज़? और अगर आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को देखें तो वो पूरी तरह से इसका फायदा उठाते हैं। इसे पेरिफेरल राउट ऑफ परसुएशन कहते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को ही ले लीजिए। जब आप अपने फेवरेट स्टार को टीवी पर देखते हैं तो वो पॉजिटिव फीलिंग ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट से जुड़ जाती है जिसे वो प्रमोट कर रहे हैं। या फिर वो स्कूल की राइम्स या मैकडॉनल्ड्स का जिंगल सुनते ही भूख का एहसास होना या किसी ब्रांड का कलर देखकर ट्रस्ट फील होना, ये सब हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का ही तो नतीजा है। मार्केटिंग में इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है पेप्सी चैलेंज। एक ब्लाइंड टेस्ट किया गया, यानी बिना ब्रांड बताए लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। सेंसरी रियलिटी में ज्यादातर लोगों को पेप्सी का स्वाद पसंद आया, लेकिन जैसे ही उन्हें ब्रांड का लोगो दिखाकर वही चीज पिलाई गई तो चुनाव अचानक कोका कोला हो गया। क्यों? क्योंकि सालों के विज्ञापनों ने जो एक कंडीशन्ड रियलिटी और खुशी का कनेक्शन दिमाग में बना दिया था ना, वो असल स्वाद पर भी भारी पड़ गया। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। इंसान का कितना व्यवहार असल में ऑटोनोमस यानी हमारी अपनी मर्जी से होता है और कितना सिर्फ एक कंडीशन्ड रिफ्लेक्स है? अगली बार जब आप कोई विज्ञापन देखकर कुछ खरीदने का फैसला करें या क्लासरूम में किसी नई आदत को अपनाएं तो जरा रुककर सोचिएगा, क्या ये सच में आपका आज़ाद फैसला है या फिर आपके दिमाग में कोई अदृश्य घंटी बज रही है? इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग।